एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया, ब्रिटिश द्वारा भारत के राज्यों का संगठन में प्रसार। तो जैसे हमने पढ़ा था कि यूरोपियन जब ब्रिटिश जो थे ये आ गए और इन्होंने पुर्तगालियों को तो रहने दिया, क्योंकि वो तो इन्होंने मैरिज पुर्तगाली प्रिंसेस से, वहां के जो किंग था उसने शादी कर ली थी। तो पुर्तगालियों को तो इन्होंने कुछ नहीं कहा था कि काम करते रहेंगे, लेकिन डच जो थे उनको भगा दिया था, और फ्रेंच से भी इनकी लड़ाई रहती थी। फ्रेंच को इन्होंने हरा दिया था और भगा दिया था। तो फ्रेंच वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पूछते नहीं है। बेसिकली एग्जाम में ये पूछा जाता है कि पहला एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था, डेट पूछी जाती है, किस किस के बीच हुआ था, इस तरह से पूछा जाता है। तो मैसूर से शुरू करते हैं और पहले देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ी जगह है जो मैं बना दूं कि कहाँ की बात हो रही है। ये बात हो रही है इस एरिया की। ये साउथ वाला जो एरिया है, क्योंकि ये सबसे पहले इधर ही आए थे। यहाँ तो ऐसे इमेजिन करेंगे, ये था मराठा किंगडम, ये था मैसूर, ये पूरा मैसूर, और ये भी एरिया इन्हीं के पास था, मद्रास वाला, इसे मद्रास कहते थे। मद्रास यहाँ था बंगाल। तो अभी हमें सिर्फ यही पढ़ना है, तो हमें इतना ही पता होना चाहिए। और इधर था, इधर जो अब पाकिस्तान में चला गया है ये वाला पार्ट, यहाँ था सिंध और पंजाब, ये था। तो स्टार्टिंग में अगर मैसूर की हम बात करें तो मैसूर जो है ये वोडेयार वंश के उसमें था, मतलब यहाँ के जो शासक थे, ओरिजिनल जो शासक थे मैसूर के, वो वोडेयार वंश से बिलोंग करते थे, और 1612 में इनका वंश था। लेकिन हैदर अली ने 1761 में इसे जीत लिया था। हैदर अली इन्हीं की वोडेयार्स की सेना में जो है एक सेनापति था, नॉर्मल सा, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे पावर अपनी राइज करी, और राइज करने के बाद वोडेयार जो वंश है इसको हटा करके खुद वो गद्दी पर बैठ गया और वो वहां का मैसूर का शासक बन गया। और उसने अपनी डिंडीगुल में फैक्ट्री भी लगाई थी। और जो मैसूर वाली जो इनकी आर्मी है, मतलब मैसूर जो था ये क्योंकि शोर पे है, तट पे है, तो इन्होंने अपनी जो नेवी है उसको भी अच्छा बनाया था, और साइंटिफिकली भी ये अपने इनको राज्य को अच्छे से रखते थे। जो भी रहने वाला आता था तो वो मैसूर के बारे में यही कहता था कि मैसूर जो टीपू सुल्तान के अंडर में, उसमें एक राइटर ने लिखा भी है, वो मैं बताऊंगी, वो मेरी बुक रह गई, उसमें लिखा हुआ है कि मैसूर के बारे में उसने बताया था कि मैसूर यूरोपियन कंट्रीज से उसने कंपेयर किया कि यूरोप की कंट्रीज से भी ज्यादा फला फूला हुआ है उसकी जो राजधानी टीपू सुल्तान के राज्य में। तो डिंडीगुल में इसने अपनी फैक्ट्री लगाई। अब युद्ध की शुरुआत कैसे हुई? युद्ध की शुरुआत ऐसे हुई कि ये जो राज्य है, ये वाला मद्रास वाला जो राज्य है, ये इसे पहले मद्रास कहते थे पूरे को, ये अब प्रेजेंट में तमिलनाडु और केरला में और आंध्र प्रदेश में डिवाइड हो गया है, लेकिन ये पहले मद्रास का पार्ट था। तो मद्रास जो है इसको लेकर लड़ाई रहती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हैदराबाद है, और हैदराबाद में जो थे वो थे निजाम। यहाँ पर थे निजाम, हैदराबाद में निजाम थे, और इंग्लिश भी आ गए। तो यहां से ये लोग सरदेशमुखी इकट्ठा करते थे। उस समय लड़ाई सिर्फ पैसे की रहती थी, कुछ रिलीजन वगैरह किसी का कुछ नहीं था, रिलीजन का कोई रोल था ही नहीं उस समय। पैसे की लड़ाई थी कि भाई यहाँ से जो ये टैक्स कलेक्ट करते हैं इतने बड़े एरिया से, उस टैक्स का नाम था चौथ था, और सरदेशमुखी यहाँ से वो टैक्स कलेक्ट करते थे। ठीक है, यही करते थे, मतलब हैदर अली इस एरिया का करता था, और जिस भी एरिया को ये जीत लेते थे वहां से जो कर टैक्स कलेक्ट करते थे वो इनका हो जाता था। तो वही मनी होता था, वही पैसा होता था, और उसी से राज्य चलता था। तो लड़ाई बेसिकली उस बात की थी। तो ये जो युद्ध हुआ था, हैदर अली निजाम, एक तरफ था हैदर अली एक साइड पे, दूसरी साइड पे तीन लोग, निजाम की आर्मी, मराठा की आर्मी और ब्रिटिशर्स की आर्मी। इसमें जो है, क्योंकि हैदर अली की आर्मी बहुत स्ट्रांग थी और हैदर अली की जो टेक्निक थी लड़ने की वो भी अच्छी थी, तो उसने वो जीत गया इस वाले युद्ध में, और उन्होंने मद्रास की संधि कर ली। और मद्रास की संधि इनकी होगी कि मद्रास से जो भी कलेक्ट वगैरह करेंगे टैक्स, तुम कर सकते हो, इनको दे दिया था थोड़ा बहुत राइट। लेकिन फिर दोबारा बात बिगड़ी, वही है कि ब्रिटिशर्स को जो है ना, इनको कम नहीं चाहिए, इनको बहुत ज्यादा चाहिए।
तो इन्होंने कहा कि दोबारा हमला करेंगे। ये क्या करते थे, ऐसे करते थे, इन्हें पता है कि हमें मैसूर चाहिए, तो मैसूर चाहिए, डायरेक्ट हैदर अली से ना लड़के इन्होंने क्या किया, मराठा और निजाम को अपने साथ कर लिया कि भाई तुम्हारा भी तो राइट ले रहा है हैदर अली, हम तुम्हारी मदद करेंगे लड़ने में। ये पीछे रहते थे, मतलब पीछे से दो बंदों को लड़ा दिया और अपना इंटरेस्ट लेके, वो होता ना बिल्ली और एक बंदर वाली कहानी, कि दो बिल्ली लड़ती रहती है आपस में और वो रोटी लेके साफ निकल जाता है, वो तुला लेके आता है, हाँ वो, हाँ बिचौलिया टाइप, और वो मशीन लेके आता है और वो रोटी इधर से कम होगी इधर की खा ली, इधर की कम होगी इधर की खा ली, तो ये दोनों तरफ की खाते थे, है ना, इधर से भी ले लिया इधर से भी ले लिया। तो इन्होंने क्या किया, EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ, मराठा और निजाम तीनों, ये इन दोनों को मदद करते थे कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, करो हमला हैदर अली पर। फिर उन्होंने दोबारा हमला किया, ये था 1780 से 84 में। अब इस समय जो है कोई नहीं जीत सका, उस समय हैदर अली जो है इसकी कैंसर से जल्दी मृत्यु हो गई थी। उस समय आपको पता ही है कि इन चीजों का इलाज नहीं था, तो हैदर अली की जल्दी मृत्यु होने की वजह से जो है यहाँ पे संकट आ गया। अब उसके बाद जो है हैदर अली का बेटा गद्दी पर बैठता है। इस युद्ध में कोई नहीं जीता, ना कोई संधि हुई, मंगलोर की संधि हुई है बट कोई भी इसमें नहीं जीता। फिर इसके बाद जो तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ, ये 1790 से 1792 में हुआ है। ये टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ था। बस अब ये टीपू वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें जीत गई थी। टीपू सुल्तान का ना जीतने के कारण ये थे कि टीपू सुल्तान की आर्मी भी अच्छी थी, सब अच्छा था, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इनको जो है ये जो बिचौली, ये जो और लोग थे, इनसे मदद मिलती थी कि टीपू क्या कर रहा है। ऐसा रहता ना, घर का भेदी लंका ढाए, तो कोई होता था अंदर जो इनकी बात दे देता था वहां पे जाके, तो उसकी वजह से ये हार गया। तो फिर उसके बाद एक संधि हुई, उसका नाम था श्रीरंगपट्टनम की संधि। अब ये संधि टीपू सुल्तान के लिए बहुत ही अपमानजनक संधि थी, क्योंकि टीपू सुल्तान को अपना आधा क्षेत्र देना पड़ा था। जैसे कि ऐसे होता है ना कि भाई ये वाला पूरा ये मैसूर है, ये पूरा मैसूर है, तो इसको अपना आधा एरिया ब्रिटिशर्स को देना पड़ा था कि यहाँ से ये टैक्स वगैरह कलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये कुछ भी कर सकते हैं, तो ये आधा क्षेत्र इसको देना पड़ा था। और बनी इसकी फिर भी नहीं थी ब्रिटिशर्स से, इसलिए चौथा एंग्लो मैसूर वॉर भी हो गया। ये हुआ था 1799 में, और इसमें टीपू सुल्तान जो है फिर से हार गया स्टुअर्ट और हैरिस से। और टीपू सुल्तान ने उसके बाद मैसूर जो था वो वोडेयार को वापस दे दिया था। मतलब इन्होंने, जो ये स्टुअर्ट और हैरिस जनरल थे, ब्रिटिशर्स, EIC ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने संधि जो की थी वो की थी कि वोडेयार डायनेस्टी को इनका राज्य वापस दे दो। लिया कहां से था, टीपू सुल्तान ने वोडेयार से ही लिया था, तो इन्होंने वोडेयार को ही वापस दे दिया। अब ये नहीं कि इन्हें वोडेयार डायनेस्टी से बहुत प्यार था इसलिए वापस दिलवाया, इसलिए ताकि ये वोडेयार डायनेस्टी को अपनी कठपुतली बना के रख सके आगे के लिए। तो इन्होंने यहाँ की डायनेस्टी के राजा को दिलवा दिया वापस। उसका नाम क्या था, कृष्णराज तृतीय। उसको वो वापस राज्य सौंप दिया ब्रिटिशर्स ने। अब टीपू सुल्तान हार गया, और टीपू सुल्तान के बारे में ये बात कही जाती है कि टीपू सुल्तान जो है ये जैकोबिन क्लब का मेंबर था। जैकोबिन क्लब जो है ये फ्रांस का एक क्लब है, क्रांतिकारी क्लब है। मतलब क्रांतिकारी लोग जो है फ्रांस में, उनका एक क्लब बना था जिसमें फ्रांसीसी क्रांति में भी इन्होंने बहुत बड़ा अपना रोल निभाया है, उसे कहते हैं जैकोबिन क्लब। और इसने लिबर्टी ट्री रोपण किया था, मतलब एक लिबर्टी ट्री, स्वतंत्रता का पेड़ जो है वो लगाया था श्रीरंगपट्टनम में। और अपनी सेना को इसने फ्रांसीसी सेना की तरह ही तैयार किया था। अब इसमें एक और है, जो इसका टीपू सुल्तान का युद्ध हो रहा था, टीपू सुल्तान जो है इसने मदद के लिए फ्रांस में वो भेजी थी खबर, फ्रांस ने खबर भेजी थी। तो फ्रांसीसी क्योंकि यहाँ पे आ चुके थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को डर था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का अमेरिका में फ्रांस वालों से लड़ाई हो रही थी। अमेरिका में भी थी ना इनकी कॉलोनी, वहां पे लड़ाई हो रही थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को डर था कि अगर यहाँ पे भी फ्रांसीसी आ गए तो प्रॉब्लम है। फ्रांसीसी से टीपू सुल्तान को मदद मिलने से पहले ही इन्होंने इस पे हमला कर दिया था। अगर वहां से मदद आ जाती, वो लोग आ जाते हेल्प करने के लिए, तो शायद ये जीत जाता और ये लोग ना आ पाते यहाँ पे। तो ये कहानी थी टीपू सुल्तान की। और टीपू सुल्तान ने मतलब सबमिट नहीं किया इन लोगों को, कि टीपू सुल्तान और बहादुर शाह जफर का एक कंपैरिजन करते हैं। तो बहादुर शाह जफर जो था उसके बारे में हम पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे।
अगले सैटरडे में। तो बहादुर शाह जफर जो था मुगल राजा था, लेकिन बहादुर शाह जफर की उम्र इतनी हो गई थी कि उसकी कैपेबिलिटी नहीं थी लड़ने की, और उसके बाद औरंगजेब के बाद जितने भी राजा आए मुगल बादशाह वो सब कमजोर ही थे, वो इतने लायक नहीं थे। अगर लायक होते तो शायद ब्रिटिशर्स ना आते और इतनी बड़ी जो टेरिटरी और उसमें से जो पाकिस्तान बना है वो ना बनता। तो बहादुर शाह जफर कमजोर था, उसने सबमिट कर दिया ब्रिटिशर्स को और उसे आखिरकार रंगून में एग्जाइल कर दिया था, मतलब भेज दिया था, जैसे वनवास होता ना ऐसे अपने घर से बाहर, मतलब जहां उसका जन्म स्थान था वहां से दूसरी जगह पे मौत हुई। दूसरा, उसके जो दो राजकुमार थे, प्रिंसेस थे, उनको ऑन द स्पॉट मार दिया गया था गोली से, जो बहादुर शाह जफर के। तो मुगल डायनेस्टी ऐसे खत्म हुई थी। लेकिन ऑन द अदर हैंड टीपू सुल्तान ये कहता था कि है ना, उसकी कहता ना कि गीदड़ की मौत मरने से अच्छा शेर की मौत अच्छी, कि लड़के मरो, तो ये लड़के मरा था, तो टीपू सुल्तान का इसलिए नाम ज्यादा लिया जाता है। दूसरा मराठा। अब आ जाते हैं मराठा। तो मराठा कहाँ थे, जैसे कि मैंने बताया अभी प्रेजेंट में गुजरात और ये वाला जो एरिया है ये मराठास का था। महाराष्ट्र वाला, गुजरात वाला, कुछ पार्ट इन्होंने निजाम्स का भी जीता था, और ये इधर भी इन्होंने कुछ पार्ट जीत रखा था मराठा। अब मराठा में वही कि जो कोई लायक होता है राजा, उसके मरने के बाद यहाँ पर युद्ध छिड़ जाता है। तो इसमें पहला एंग्लो मराठा युद्ध जो हुआ है ये 1775 से 82 में वो, इसमें 3 संधि हुई है, सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, वडगांव की संधि और सालवाई की संधि। तो ये जो संधि है इनके बारे में पूछेंगे नहीं, बस डेट आपके एग्जाम में आती है इसलिए मैंने डेट ही लिखी है। 1775 से 82 में प्रथम एंग्लो मराठा वॉर या युद्ध हुआ था। तो द्वितीय एंग्लो मराठा वॉर जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हम करेंगे। 1803 से 1805 में हुआ था। इसमें हुई है बसीन की संधि। बसीन एक आइलैंड है छोटा सा मुंबई के पास, उसे कहते हैं बसीन की संधि। अब ये संधि क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें अंग्रेजों की एक नीति होती थी, हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे। अंग्रेजों की नीति होती थी सब्सिडायरी अलायंस, कि अगर इन्होंने लड़ाई की उसके बाद बसीन की संधि में इन्होंने कहा कि आपको हमारी ये शर्तें माननी पड़ेंगी। अब उसमें सबसे पहली शर्त थी सब्सिडायरी अलायंस आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। ये अलायंस क्या होती है, सब्सिडायरी अलायंस ये होती है कि आप राजा हैं और ब्रिटिशर्स आपके यहाँ पर रुकेंगे, आपके राज्य में रुकेंगे, और जो वो उसकी आर्मी है उसको मेंटेन करने के लिए भी आप ही को पैसा उनको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब्सिडायरी अलायंस थी। तो इन्होंने कहा कि ब्रिटिश, इसे अंग्रेजी संरक्षण भी कहते हैं, अंग्रेजी संरक्षण जो है मराठाओं ने स्वीकार कर लिया, कि सब्सिडायरी अलायंस जो है स्वीकार कर ली, और निजाम से चौथ व सरदेशमुखी का अधिकार छोड़ दिया। तो ये जो है यहां से निजाम से चौथ और सरदेशमुखी लेते थे। अब क्या होता है चौथ और सरदेशमुखी, चौथ जो है बेसिकली ये कर होता है, टैक्स, इसे प्रोटेक्शन टैक्स भी कहते हैं। ये एक टैक्स होता है जो इनको प्रोटेक्ट करने के बदले ये लोग लेते थे, इससे इन टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के बदले, जैसे एक तरह से कहते हैं कि डिफेंस करने के बदले, कि मैं इसकी सुरक्षा करूंगा, गार्ड करूंगा, और तुम मुझे उसके बदले पैसे देना। तो ऐसे ये लोग यहाँ से टैक्स कलेक्ट करते थे। और ये बहुत बड़ा एरिया है, मतलब मैप में तो हम इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत बड़ा एरिया है। तो यहाँ से चौथ भी लेते थे, और चौथ पर ही 10% और लिया जाता है, उसे कहते हैं सरदेशमुखी। अब इसमें ज्यादा हम डिटेल में नहीं देखेंगे कि कितने रुपए लेते थे, वो इनकी वो है सरदेशमुखी। चौथ जो टैक्स होता है उसी पे 10% और जो लिया जाता है उसे सरदेशमुखी कह देते हैं। तो निजाम से, इस संधि में इन्होंने कहा कि निजाम से मराठा जो चौथ और सरदेशमुखी कलेक्ट करते हैं अब वो करना बंद करेंगे। अब कौन कलेक्ट करेगा इसे, कंपनी वाले, मतलब अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इन्होंने अधिकार छोड़ दिया। चौथ मैंने यहाँ लिख दिया, ये प्रोटेक्शन टैक्स होता है, और सरदेशमुखी अतिरिक्त 10% जो टैक्स लगाया जाता है वो ये होता है। नेक्स्ट अब आते हैं तीसरे युद्ध पर। तीसरा युद्ध होता है, इसमें होती है तीसरा युद्ध हुआ था 1817 में और 19। पूना की संधि हुई इसमें पेशवा के साथ, और मंदसौर की संधि हुई होलकर के साथ। इसमें आपने सुने होंगे कि मराठा जो है ये अलग अलग है, गायकवाड़, भोसले, होलकर, पेशवा अलग अलग है। तो इस हिसाब से पेशवा के साथ तो इनकी संधि हुई पूना की संधि, और मंदसौर की संधि हुई थी होलकर के साथ। फिर यहाँ पे एक छोटा सा राज्य आता है सिंध। अब इसमें मराठाओं का जो है एंड कहाँ हो जाता है, यहीं पर सब्सिडायरी अलायंस पर। मतलब अब जो राजा है वो नॉमिनल राजा है, आर्मी उस राज्य में, ऐसे होते हैं सब्सिडायरी अलायंस।
जैसे कि ये राजा का किला है और इस किले में जो आर्मी ठहरेगी, जो आर्मी ठहरेगी वो ब्रिटिशर्स की होगी और इस राजा को ब्रिटिशर्स को पैसे देने पड़ेंगे उस आर्मी के ठहराने के बदले और इनकी रक्षा करने के बदले। तो बेसिकली सब कुछ जो है अब ब्रिटिशर्स के अंडर में हो गया। फिर आता है सिंध। सिंध जो है, सिंध को कब्जे में इन्होंने कर लिया था। लॉर्ड ऑकलैंड और सिंध ने एक संधि साइन की और उसमें इन्होंने भी सब्सिडरी अलायंस जो है इनसे स्वीकार कर ली, यानी अंग्रेजी संरक्षण, यानी सिंध में भी अब अंग्रेज जो है उनके राज्य में रहेंगे और वो इसको मेंटेन करेंगे अपने पैसे से। चार्ल्स नेपियर जो है सिंध के पहले गवर्नर बने थे। फिर आता है पंजाब। अब पंजाब में कौन थे? पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह थे और उन्होंने बहुत बड़ी अपनी आर्मी बनाई थी और पंजाब को महाराजा रणजीत सिंह के टाइम में पंजाब कश्मीर तक फैल गया था, लाहौर भी उन्होंने जीत लिया था। लेकिन जैसे ही राजा रणजीत सिंह की मृत्यु होती है उसके बाद जो राजा थे वो उतने कैपेबल नहीं होते। उसके बाद आते हैं दलीप सिंह। दलीप सिंह माइनर थे, माइनर मतलब उनकी एज उतनी ज्यादा नहीं थी कि राजा बन सके, तो रानी जिंदान जो थी उनके अंडर में वो थे। उसके बाद पहला प्रथम सिख युद्ध होता है 1845 से 46 में। इसमें होती है लाहौर की संधि। लाहौर की संधि में बेसिकली क्या होता है, जालंधर जो है, जो पंजाब में एक एरिया है जालंधर, वो दो नदियों के बीच में है, इसे कहते हैं दोआब। जब दो नदियों के बीच में कोई जगह आ रही है तो उसे कहते हैं दोआब। तो जालंधर जो है, ये जालंधर दोआब ब्रिटिशर्स को दे दिया गया था और कश्मीर भी इन्होंने जीता हुआ था और कश्मीर जो है ये गुलाब सिंह को दे दिया था इन्होंने। जब इन्होंने इस पे हमला किया और ब्रिटिशर्स इसमें जीत गए तो इन्होंने जालंधर कंपनी को दे दिया, क्योंकि लाहौर की संधि में लिखा हुआ था ना कि भाई इस संधि के तहत जो जीतता है वो अपनी शर्तें मनवाता है ना। तो ये लोग जीत गए, इन्होंने अपनी शर्तें मनवाई कि तुमको एक तो जालंधर देना पड़ेगा हमें और जम्मू कश्मीर दे दो वहां के राजा को वापस, गुलाब सिंह को। तो वो गुलाब सिंह को उन्होंने बेच दिया जम्मू कश्मीर। ठीक है। फिर हुआ द्वितीय सिख युद्ध, ये हुआ 1848 से 49 में। इसमें 1853 में जॉन लॉरेंस जो है चीफ कमिश्नर बन गए थे और अब बेसिकली पंजाब जो है पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गया। अब इसमें एक और चीज मैं बताऊंगी, राजा दिलीप सिंह कोहिनूर की कहानी देखो पूरा मतलब तुमको पता नहीं है लेकिन बताऊंगी कि कोहिनूर कहां से चला था। जो काकातिया डायनेस्टी है, काकातिया डायनेस्टी, आंध्र प्रदेश में एक डायनेस्टी थी उसका नाम है काकातियाज, उनको काकातियाज कहते थे। तो काकातियाज पर जब साउथ में हमला किया था अलाउद्दीन ने, ठीक है, अलाउद्दीन ने हमला किया था तो अलाउद्दीन कोहिनूर ले गया। तब कोहिनूर रहा अलाउद्दीन के पास। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ में जब हमला किया था तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली ले गया कोहिनूर। कोहिनूर फिर रहा दिल्ली सल्तनत के पास। दिल्ली सल्तनत के पास क्योंकि बाबर ने हमला कर दिया था तो मुगल्स के पास रहा। फिर मुगल्स के बाद जो है मुगल्स से युद्ध हुआ था वो चला गया था राजा रणजीत सिंह के पास। ठीक है। मुगल्स में एक था सिंध का राजा शाह सुजा, जो शाह सुजा जो था उससे लड़ाई करके रणजीत सिंह ने वापस ले लिया। मतलब अलाउद्दीन के बाद ये गया मुगल्स वगैरह के पास ऐसे करके तो फाइनली गया शाह सुजा के पास। कोहिनूर सबसे बड़ा हीरा है, ठीक है, शाह सुजा के। शाह सुजा से ये जाता है, शाह सुजा पर क्योंकि रणजीत सिंह ने लाहौर में हमला कर दिया था तो रणजीत सिंह ने ले लिया था और ये फाइनली पंजाब के पास था। कोहिनूर एंड में किसके पास था? पंजाब के पास। अब पंजाब में इन्होंने संधि साइन करी या इन्होंने मैनिपुलेट किया, राजा दलीप सिंह से ये ईस्ट इंडिया कंपनी को चला गया और अब ये प्रेजेंट में क्वीन एलिजाबेथ के ताज में लगा हुआ है, उसमें इन्होंने इसे तोड़ के लगा रखा है। हाँ, मतलब पीस में करके लगा रखा है कोहिनूर। तो ये अब कोहिनूर अगर लाने की बात हो रही है यूनेस्को के थ्रू, हम कह रहे हैं कि लाएंगे, तो यूनेस्को के थ्रू अब ये क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स, क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स, कहते हैं कि ये तो जी हमें गिफ्ट में दिया था दिलीप सिंह ने। तो कोई चीज गिफ्ट में दी जाती है तो नहीं ली जाती, लेकिन हमारा दावा यह है कि क्योंकि आपने युद्ध करने के बाद लिया था इसका मतलब ये छीना गया। तो कोहिनूर भी इसी से रिलेटेड है, राजा दिलीप सिंह से गया था महा संधि में और संधि के बाद गया। ऐसे जैसे संधि साइन कर लिया आपने
तो राजा से ले लिया होगा इन्होंने, पैसे पैसे ना दे पाया होगा तो हीरा दे दो, ऐसे हो गया होगा। तो इनकी बहुत बड़ी चाल थी। कोहिनूर ले गए ये लोग हमारा। तो ये थी कोहिनूर की कहानी। फिर सिख युद्ध हुआ, पंजाब पूरी तरह सबमिट हो गया, जॉन लॉरेंस इसके पहले चीफ कमिश्नर बन गए। इसमें 3 नीतियां हैं जिसकी बात मैं बार बार कर रही हूँ। सब्सिडायरी अलायंस थी, और इसके बाद कौन सी थी, रिंग फेंस। पहली थी रिंग फेंस, सब्सिडायरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। से इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझो। रिंग फेंस किसने चलाई थी, वॉरेन हेस्टिंग ने। रिंग फेंस और सब्सिडायरी अलायंस दोनों सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। रिंग फेंस का क्या मतलब था कि जैसे एक मतलब राजा है, तो राजा है जैसे कि मराठा थे, तो मराठा जो थे उनको निजाम के या किसी और हमले से बचाने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि आप हमारी आर्मी यहाँ पे रख लो, आर्मी रख लो, लेकिन पेमेंट वगैरह कौन करेगा उस आर्मी को, वही राजा जो उसे उस राज्य में रखेगा। ये चलाई थी किसने रिंग फेंस, वॉरेन हेस्टिंग ने। और ये जो इनकी नीतियां हैं, इसी से इन्होंने धीरे धीरे सारे राज्य जीते थे। वॉरेन हेस्टिंग ने रिंग फेंस चलाई। सब्सिडायरी अलायंस इसी का एक्सटेंशन है। इसमें क्या लिखा है कि भारतीय शासक जो है इन्हें कंपनी का निवास स्वीकार करना पड़ेगा, कि अब कंपनी उस पर्टिकुलर राजा के शासन में ही, मतलब उसके पूरे जो महल है वहीं पर जाकर रुकेगी, उसकी आर्मी वहां रुकेगी, वो लोग वहीं पर रहेंगे, ठीक है। और लेकिन उसके लिए पैसा कौन देगा, राजा। तो ये राजा को बिल्कुल कंगाल कर देते थे, मतलब पैसा राजा देगा और ये अपने वहां पे कमर्शियल इंटरेस्ट पूरे करेंगे। फिर एक और डॉक्ट्रिन थी इनकी, हाँ इनके नाम याद रखना। सब्सिडायरी अलायंस चलाई थी वेलेजली ने, रिंग फेंस चलाई थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। फिर आती है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब क्या होता है, ये इनकी बहुत बड़ी चाल थी, मतलब ये तो कहते हैं ना कि माइंड था इनका बहुत बड़ा, कि अगर कोई राजा कोई राज्य है और उसमें राजा की मृत्यु हो गई है, तो गोद लिए हुए बेटे को राज्य पे नहीं बिठा सकते, मतलब तख्त पे नहीं बिठाए, गोद लिए हुए बच्चे को आप राजा नहीं बना सकते। ये सेम चीज करके इन्होंने सतारा, नागपुर और ये झांसी, ये सब अपने कब्जे में ले लिया। तो देखो इनके नाम यहीं पे लिख लेना, मैं नाम भी बता रही हूँ क्योंकि पूछ लिया जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से कितने कौन कौन से राज्य थे। इसमें थे सतारा, संभलपुर, मतलब समझ गए ना क्या बोला, गोद लिए हुए बेटे को नहीं बिठा सकते। तो अगर किसी का ना हो बच्चा, किसी कारण से वो मर गया हो, पहले मर गया हो, तो मतलब वो गोद ले लें, और गोद लेने के बाद कहें कि भाई यही हमारा, आज के टाइम में तो गोद लेते हैं तो उसे सारी प्रॉपर्टी दे देते हैं, वो लीगल है। लेकिन इन्होंने क्या किया था कि ये इलीगल है, ठीक है। तो सतारा, संभलपुर, इसके साथ साथ हाँ उदयपुर, नागपुर, झांसी, ये सब इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। उदयपुर, नागपुर और झांसी, एक और नाम था, हाँ अवध। अवध इन्होंने बहुत चालाकी से लिया था। अवध में इन्होंने कारण ये नहीं बताया था कि कोई गोद लिया हुए बेटे वाला सीन नहीं था। अवध का क्या कहा था इन्होंने कि अवध में गवर्नमेंट जो है अच्छे से काम नहीं कर रही है, करप्ट गवर्नमेंट है, इसलिए अवध को भी इन्होंने कब्जे में कर लिया था, अवध को वहां के नवाब से, ठीक है। तो ये डॉक्ट्रिन लैप्से के तहत इन्होंने लिए थे, ठीक है। जब तो वो डायलॉग है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, क्योंकि झांसी की रानी जो थी उसमें 1857 की क्रांति में हम इन्हें सबको पढ़ने वाले हैं। तो झांसी की रानी जो है, इनका जो बेटा है उसकी बहुत जल्द ही मृत्यु हो गई थी, मतलब शायद पैदा होने के कुछ दिन बाद ही मृत्यु हो गई थी, हाँ। तो उसके बाद ये एक बच्चे को गोद लेती है, और इनके जब हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है तो ये उसे राज्य पे, तख्त पे बिठा देती है। लेकिन अंग्रेज कहते हैं कि नहीं बिठा सकती, झांसी पे हमला कर दो। तो तब वो कहती है कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो ये था सीन। ये लोग बहुत चालाक थे, ऐसे लगते थे कि ये कुछ भी नहीं करेंगे, और इन्होंने धीरे धीरे पूरा देश कब्जे में कर लिया, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू रखेंगे, 1857 की क्रांति करेंगे। और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं आपके उसमें कि ईयर क्या है, कौन कौन सा कब हुआ था, कौन कौन सी संधि हुई थी, बस किसके बीच हुई थी, बहुत लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन कौन कौन सी हुई थी ये इंपॉर्टेंट।